अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ज़रूरत पार्ट 3। नूरी जैसी जवान औरत ऐसे माहौल में बेशक व शुबा महफूज रह सकती थी। वहाँ सब उससे मोहब्बत से पेश आते थे, मुस्कुराकर बातें करते थे। लड़कियाँ उसे अपने साथ मेज़ पर खाना खिलाती थी। सोने के लिए हर कमरे में 4 पलंग थे, यानी एक कमरे में 4 लड़कियाँ रहती थी। नूरी को भी सोने के लिए एक पलंग मिल गया था। पहले दिन वो चर्च के आसपास वाले इलाकों में गई ताकि शहरी रास्तों को याद रख सके और अपने लिए रोटी रोज़ी का ज़रिया बना सके। उसने हर बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलने पर उसने झाड़ू देने, बर्तन मांजने और खाना पकाने का काम मांगा। किसी को काम वाली की ज़रूरत नहीं थी, किसी को ज़रूरत थी, मगर घर वाली जवान औरत को मुलाजमा बनाकर नहीं रखना चाहती थी। उसे मुलाजमत ना मिलने की बुनियादी वजह ये थी कि वो तन्हा थी। उसका कोई पता ठिकाना ना था, उसकी कोई ज़मानत देने वाला ना था। फादर ने कहा, बेटी, अगर हम ज़मानत दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर के लोगों में भी चोर हुआ करते हैं। चोरी किसी ने की और इल्ज़ाम तुम पर आया तो हम क्या करेंगे। काम करने के लिए उसे कोई ज़मानत देने वाला ना मिला। फिर भी वो काम तलाश करती रही। वो एक छोटे से मकान के दरवाजे पर पहुंची तो खिलाफ़े तौका ठिकाना मिल गया। वो घर वाली पेट से थी और उसे ऐसी जवान औरत की ज़रूरत थी जो उसका घर संभाल सके। उसने बड़े प्यार से उसे घर में बुलाकर बिठाया। फिर बोली, तुम जवान लड़की हो, रात होने वाली है, कहाँ भटक रही हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अपने लिए ठिकाना तलाश कर रही हूँ। तुम मेरे पास रहो। अगर भूख लगी हो तो चूल्हे के पास जाकर सालन और रोटियां निकाल कर खा लो। मैं ज़रा मगरिब की नमाज अदा कर लूँ। मैं रात को देर से खाती हूँ, आप नमाज पढ़ें। वो जानमाज बिछाकर खड़ी हो गई। नूरी ने देखा, वो गोरी गोरी सी मासूम सी औरत थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठा रही है। नमाज के दौरान दस्तक हुई तो नूरी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। एक अधेड़ उम्र का सेहतमंद आदमी खड़ा हुआ था। नूरी ने पूछा, किससे मिलना है। उसने सर से पाँव तक नूरी को देखते हुए कहा, ये घर मेरा है। वो जल्दी से सर पर आंचल रखकर एक तरफ हट गई। वो शख्स सर झुकाकर आंगन में आया, फिर अपनी बीवी को नमाज पढ़ते देखकर दूसरे कमरे में चला गया। नूरी फिर मालकिन के पास आकर बैठ गई। नमाज अदा करने के बाद वो दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। नूरी ने महसूस किया कि उस दुआ मांगने वाली के हाथ काँप रहे हैं और कभी कभी आहें निकल रही है। नूरी ने अपनी जगह से उठकर ज़रा आगे बढ़कर देखा। उस वक्त तक वो दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेर रही थी और हाथ मुंह पर ठहर गए, चेहरा छुप गया। वो ढाप के सामने मुंह ढाप कर सिसकियाँ ले रही थी। नूरी ये मंजर देखकर तड़प गई। जल्दी से पास आकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। वो चुप रही, अपनी सिसकियों और आंसुओं पर काबू पाती रही। नूरी ने उसकी पुश्त पर हाथ रखकर पूछा, आपको क्या दुख है, मुझे बताएं, मैं आपके काम आऊँगी। वो आंसू पोंछते हुए बोली, अल्लाह ताला ही मेरी मुश्किल आसान कर सकता है। हाँ, अल्लाह ताला ही मुश्किल आसान करता है, मगर कुछ तो बताइए, आप किस सदमे से रो रही है। वो एक सर्द आह भरकर बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर नहीं बन सकूंगी। क्यों नहीं बन सकेंगी। मेरी तकदीर फूट गई है। जब भी मैं माँ बनने जाती हूँ मेरा पेट गिर जाता है। क्यों, दो बार ऐसा हो चुका है। नूरी ने हमदर्दी से उसे देखा, फिर मशवरा दिया, सुना है शहर में औरतें डॉक्टर होती है, आप औरत डॉक्टर से अपना इलाज कराए। वो उठकर जानमाज को तह करते हुए बोली, मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता, बस एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मैं दिन रात आपका ख्याल रखूंगी, आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। चले, आप आराम से लेट जाए और मुझे हुक्म देती रहे, मैं चुटकी बजाकर सारे काम कर दूंगी। मेरे नसीब में आराम कहाँ है, अभी अपने मियाँ को चाय बनाकर पिलाना है। आप लेटी रहे, जब मुझे यहाँ रहना है तो मियाँ साहब की खिदमत करना भी मेरा ही फ़र्ज़ होगा। उसने उसे जबरन बिस्तर पर लिटाकर चाय तैयार की, फिर एक कप में चाय उंडेल कर दूसरे कमरे में ले गई। मियाँ साहब एक चारपाई पर लेटे हुए थे, उसे देखते ही उठ गए। अरे, तुमने तकलीफ़ क्यों की, वैसे तुम हो कौन, क्या नाम है। मेरा नाम नूरी है, मालकिन ने मुझे यहाँ घर के कामकाज के लिए रखा है। वो चाय की प्याली लेते हुए बोला, फिर तो तुम अपनी हुई, क्या रात को भी रहोगी। ऐसा पूछते वक्त वो नूरी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो जी हाँ कहकर जाने लगी। उसने कहा, सुनो, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत खूबसूरत हो,
तुम्हें देखकर पता चला कि खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग में नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो हकीकत है। ये तो सब जानते हैं कि लैला काली थी, मगर एक चाहने वाले कैस के लिए दुनिया की तमाम औरतों से ज़्यादा हसीन थी। तुम भी वही हसीना हो। नूरी कमरे से भागकर आ गई। ये सुनकर उसका दिल खुशी से धड़क रहा था कि काली होने के बावजूद हसीन है। खुशी के ऐसे मौके पर समदू याद आ जाता था। अगर वो अभी होता तो नूरी उसे मियाँ साहब की बातें सुनाती। लो सुनो, शहर वाले कहते हैं कि हुस्न काले रंग में भी होता है। तुम एक गोरी के पीछे मर मिटे। ये ना सोचा कि लैला काली थी और बेहद हसीन समझी जाती थी। क़यामत तक कोई गोरी औरत लैला के हुस्न की मिसाल पेश नहीं कर सकेगी। उसने बावर्ची खाने में आकर उसकी सफाई की। दिन भर के पड़े हुए झूठे बर्तन मांझकर चमकाए। चूल्हे पर गोश्त का सालन चढ़ा हुआ था। जब सालन तैयार हुआ तो मियाँ साहब तंदूर से जाकर गर्मा गर्म रोटियां ले आए। मालकन ने इशा की नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। नूरी रात का खाना लेकर मियाँ साहब के कमरे में पहुंच गई। मियाँ साहब ने कहा, मैं अकेले नहीं खाता, आओ मेरे साथ बैठकर खाओ। वो सामने खाना रखते हुए बोली, मैं अभी नहीं खाऊंगी, आप शुरू करें। वो जाने लगी, मियाँ साहब ने हाथ पकड़ लिया। उसका दिल धक से रह गया। तारीफ करने का मतलब ये तो नहीं है कि हाथ पकड़ लिया जाए। वो हाथ छुड़ाना चाहती थी। मियाँ साहब ने एक झटके से खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? आपको शर्म आना चाहिए। शर्म कैसी? यहाँ रहोगी तो ऐश करोगी, अच्छा खाना कपड़ा मिलेगा, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मैं काम करने की तनख्वाह लूँगी, इज्जत बेचने की नहीं। मियाँ साहब उसे आगोश में भरना चाहते थे। वो झटक कर खड़ी हो गई। आप कैसे शौहर है? आपकी बीवी सदमे से नमाज में रोती भी लगती रहती है और आपको अय्याशी सोचती है। क्या आपको अफसोस नहीं होता कि बच्चा पैदा होने से पहले ही ज़ाया हो जाता है? वो अपनी जगह से उठकर बोले, तुम चाहो तो इस बार तुम्हारी मालकिन का बच्चा ज़ाया नहीं होगा। मैं दिलो जान से चाहती हूँ। मैंने नमाज पढ़ने के दौरान उनके आंसू देखे हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं ऐसी नेक बख्त के लिए जान भी दे सकती हूँ। मियाँ साहब ने उसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लेकर कहा, अगर उस नेक बख्त के आंसू पोंछना चाहती हो तो नेक बख्त की जगह मेरा दिल खुश करती रहो। मैं वादा करता हूँ कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा मैं तुम्हारी मालकन को हाथ भी ना लगाऊंगा। नूरी ने चौंक कर उसे देखा। उसकी समझ में सब कुछ आ गया कि मालकन माँ बनने से पहले ही दो बार औलाद से महरूम कैसे हो गई। मियाँ साहब बोले, नहीं समझी, मैं समझाता हूँ। मेरी दो कमज़ोरियाँ हैं। एक तो ये कि मेरी आमदनी बहुत ही महदूद है, मैं हीरा मंडी नहीं जा सकता। दूसरी कमज़ोरी ये है कि मैं शरीफ आदमी हूँ, किसी की बहू बेटी को गलत नज़रों से देख भी नहीं सकता। तुम्हारी जैसी तन्हा और भटकी हुई औरत की ही खुशामद कर सकता हूँ या फिर अपनी बीवी पर जुल्म कर सकता हूँ। मुझे बाप बनने की आरजू नहीं है, मुझे किसी बच्चे की नहीं, औरत की ज़रूरत है। ये कहते ही उसने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। वो फड़फड़ाई, फिर चीख पड़ी। मियाँ साहब अपनी शराफत से डरते थे। उसके चीखने पर घबराकर उसे छोड़ दिया। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए खुले दरवाजे से टकराई, फिर वहां से पलटकर भागी। कमरे से निकलकर आंगन में भागते वक्त वो ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ी। उसने जल्दी से सर उठाया तो उसका सर जानमाज के एक सिरे पर था। मालकन इस पर दोजानों बैठी नमाज अदा कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू खुदा से पूछ रहे थे कि वो तीसरी बार अपने बच्चे को सलामत रख सकेगी या नहीं। वो आंसू नूरी से पूछ रहे थे, क्या वो फाजिल पुरजे की तरह काम आ सकेगी। एक शरीफ औरत जुल्म सहते सहते मरती है, मर जाए। दूसरी शरीफ औरत इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। वो हड़बड़ाकर उठी। मालकिन के आंसुओं से मुंह फेर कर भागती हुई आंगन का दरवाज़ा खोलती हुई बाहर निकल गई। बाहर आकर वो रुक गई। अभी 9 बजे थे। मोहल्ले में रौनक थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भागने पर लोग शुबा करें, इसलिए वो दरवाजे के पास रुककर हाँफने लगी। जब ज़रा सांस दुरुस्त हुई तो वो चर्च की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही रुक गई। आंगन से मालकिन के रोने की आवाज़ आने लगी। वो गिड़गिड़ा रही थी, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मियाँ साहब की धीमी गरज सुनाई दी, कैसे नहीं मानोगी, चलो। तड़ाक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मालकिन के मुंह पर तमाचा पड़ा हो। फिर उनकी सिसकियाँ और इल्तिजाएं दूर होती गई, जैसे ममता को घसीट कर कांटों पर ले जाया जा रहा हो। नूरी ने उस घर से मुंह फेर लिया। तेज कदम बढ़ाती हुई उस मोहल्ले से निकल गई। चर्च वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वो हाँफते काँपते मुक्ति फ़ौज के कैंप में पहुँच गई। वार्डन ने उसे इतनी रात को कहीं से आते देखा तो उसे फादर और मदर के पास पहुँचा दिया। फादर ने कहा, मेरा दिल कहता है कि तुम बुरी नहीं हो, अपना ठिकाना बनाने के लिए भटक रही हो, मगर इतनी रात को आओगी तो यहाँ की राहबाएं बदनाम हो जाएगी। लोग कीचड़ उछालेंगे कि यहाँ से लड़कियाँ रातों को जब बाहर जाती है।
नूरी ने सर झुकाकर कहा, फादर मैं शर्मिंदा हूँ, फिर कभी रात को देर से नहीं आऊँगी। मदर ने कहा, शाबाश, बहुत अच्छी है। तुमको यहाँ रहने के वास्ते इधर का तरीका पर चलना होगा। तुम्हारा लिबास, तुम्हारा तौर तरीका हम लोग से अलग है। तुमका इधर हम लोग का साथ में रहना होगा। फादर ने मदर से कहा, ठहरो, मैं समझाता हूँ। फिर उसने नूरी से कहा, बेटी, हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे, मगर जब तक तुम यहाँ रहो, राहिबाओं का लिबास पहन कर रहो। ये भड़कीले लिबास निगाहों को भड़का के और भड़काते हैं, मगर मेरे पास तो ऐसे लिबास ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें राहिबा का लिबास देंगे। देखो, कोई किसी को मुसलमान या ईसाई नहीं बना सकता। अपने अपने अकीदे की बात होती है। जिसका दिल जिधर झुक जाए उधर ही काबा है। फादर बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें करते थे। नूरी उनकी बातों और उनकी शख्सियत से मुतासिर हो जाती थी। उसने पूछा, आप क्या चाहते हैं? बेटी, ये ईसाई मशीनरी है, यहाँ राहिबा बनकर रहो। तुम्हारा दिल चाहे तो ईसाइयत कबूल कर लो, वरना मुसलमान ही रहो, लेकिन यहाँ रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखो। यहाँ तुम्हें नर्सिंग की तरबियत दी जाएगी। एक नर्स बनने के बाद तुम हमारे साथ रहो या ना रहो, लेकिन आइंदा अपने बल पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाओगी। नूरी ने सोचा, मैं इनसे कतराती हूँ और ये मेरा एक बाइज़्ज़त मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, और कोई जबर नहीं है कि मैं ईसाई बन जाऊँ। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान ही रहूँगी। दूसरी सुबह उसे गुस्ल करने के लिए कहा गया। जब वो गुस्ल से फारिग हुई तो राहिबाओं ने उसे लिबास पहना दिया। वो उसे दीन ईमान की बातें समझाती रही। फिर उसके गले में एक नन्हा सा स्लेब पहना दिया। बाज़ औक़ात आदमी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे रोटी के लिए और इज़्ज़त के लिए दो कश्तियों पर पाँव रखना पड़ता है। नूरी अब मुसलमान भी थी और एक ईसाई राहिबा भी। दूसरी तरफ समदू पहलवान लाहौर पहुंचकर जैसे परस्तान पहुंच गया था। शाजिया का मकान बहुत बड़ा था। वहां उसकी 2 हसीन और जवान बहनें थीं। फिर मोहल्ले पड़ोस से भी बहुत सी लड़कियां आती थीं। उसके लिबास रंग बिरंगे होते थे, तरह तरह की अदाएं होती थी। समदू हैरान हैरान सा उनकी बातें और उनके कहकहे सुनता रहता। शाजिया उसे समझाती थी कि हर एक से बेतकल्लुफ़ बातें करना चाहिए, खुद को इस माहौल में रंगना चाहिए। इस माहौल में कुछ लड़कियां सिगरेट की आदी थी। समदू को वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि शाजिया भी सिगरेट की आदी है। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा। अगर नूरी सिगरेट का नाम भी लेती तो वो उसकी खूब पिटाई करता। शाजिया जैसी हसीन औरत को वो उसकी मर्जी के बगैर छू भी नहीं सकता था। वो नूरी को बड़ी शिद्दत से याद करता था। उसने कभी नहीं चाहा था कि वो उसे छोड़कर चली जाए। वो हमेशा उसे घर में रखना चाहता था ताकि हाथों में खुजली हो और शाजिया पर गुस्सा आए तो वो नूरी पर गुस्सा उतार सके। अफसोस वो चली गई थी। शाजिया ने समदू से कहा, हमारे यहाँ मर्द के गुस्से को बुरा समझा जाता है। किसी भी बात को पहलवान बनकर ना सोचो, कभी शायर बनकर भी देखो कि ये सिगरेट मेरे सुर्ख होठों के दरमियान कैसा जचता है। देखने वालों की ख्वाहिश होती है कि काश सिगरेट की जगह वो खूबसूरत होठों के बीच सुलगते रहें। समदू ने कहा, हाँ ये सच है, ऐसी ख्वाहिश मेरे दिल में भी होती है, मगर तुम कहती हो कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने दोगी। बेशक तुम्हारी तरबियत लाजमी है, वरना शादी के बाद तुम मेरी सोसाइटी में गंवारों जैसी हरकतें करोगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जितने सबक भी मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ उनमें से पहला सबक ये सिगरेट है। लो एक कश लगाओ। नहीं, वो बोला, जोर करने पर सिगरेट नहीं पीते, जोर करने वाले सिगरेट नहीं पीते। जाओ भी, हम औरतों से ज़्यादा जोर कोई नहीं लगाता। ये मेरी पुरजोर ख्वाहिश है कि इसे कश लगाओ। अच्छा, उसे हाथ में लेकर देखो। समदू ने सिगरेट उंगलियों में पकड़कर पूछा, इसमें देखने की क्या चीज़ है? इसमें मेरे होठों की सुर्खी उतर आई है। समदू का दिल धड़कने लगा। वो गोरी चमड़ी वाली उसे गांव से ललचाती चली आ रही थी। वो 6 माह तक हाथ नहीं आ सकती थी, बस उसके होठों की सुर्खी थी जो अभी मिल रही थी। उसने झिझकते हुए, शर्माते हुए उस सिगरेट को अपने होठों में दबा लिया, फिर एक हल्का सा कश लगाया। शाजिया ने बताया कि कश कैसे लगाया जाता है। वो कभी अपने होठों में सिगरेट लेती थी, कभी उसके होठों में देती थी। ऐसे खूबसूरत अंदाज में सबक पढ़ाया जाए तो भला पढ़ने और याद रखने में कितनी देर लगती है। पहले ही दिन से सिगरेट उसके दिल को लग गई। इंसान पर सबसे ज़्यादा असर माहौल का होता है।
ये नामुमकिन है कि आदमी आग के पास हो और उसे आँच ना लगे। शाजिया की हवेली नुमा मकान में दोपहर से शाम तक हसीन लड़कियां आती जाती रहती थी। वो सब इसी मोहल्ले में रहती थी। शाजिया ऐसी पसंदीदा शख्सियत थी कि सब उसके पास ज़्यादा वक्त गुजारती थी। अब इसके पास आने का मतलब ये हुआ कि समदू के पास आती थी और उसे खूब छेड़ती थी। वो शाजिया के होने वाले रिश्ते के मुताबिक सबका दूल्हा भाई था और सब एजाजी सालियाँ थीं। ऐसी सालियाँ जो उसके कभी चुटकी लेती थी और कभी उसके होठों से सिगरेट झपटकर अपने होठों में दबा लेती थी और किसी बात पर कहकहे लगाते हुए बेइख्तियार उससे लिपट भी जाती थी। फिर उसे आज क्यों न लगे। वो शाजिया का आशिक था, लेकिन कभी रेशमा भी अच्छी लगती थी। नौरस कोई बात करते वक्त एक ख़ास अदा से उसके जिस्म से लग जाती तो फिर उसे नौरस के सिवा कोई नज़र ना आता। इनमें सबसे हसीन बीना थी। वो बीना की कोई बात नहीं टाल सकता था। जब वो कुछ बोलती तो जैसे मुंह से शहर फूंक देती थी। इसी बीना ने उसे पहली बार चरस का सिगरेट पिलाया था। अगर समदू की माँ या उसकी पिंड वाला कोई बंदा उसे देख लेता तो कभी यकीन न करता कि समदू 1 माह में इतना बदल गया है। पहले वो तवाइफों को गालियाँ देता था, लेकिन शाजिया ने जब से अपनी मन घड़त दुख भरी दास्तान सुनाई थी तब से वो कायल हो गया था कि हर तवाइफ काबिल नफ़रत नहीं होती। फिर रेशमा, नौरस, बीना, टीना, महनाज और शहनाज वगैरह ने उसे मोहब्बत करना सिखा दिया था। पहले वो सिगरेट नोशी से परहेज़ करता था, अब सिगरेट का पैकेट उसकी जेब में रहता था और दिन में कोई ना कोई उसे चरस भरा सिगरेट भी पिला ही दिया करता था। वो 2 माह माँ से मिलने गाँव गया था, मगर शाम होते ही शाजिया और दूसरी हूर परियां ऐसी याद आई कि रात गुजारना मुश्किल हो गया। वो रात का खाना खाते ही वहाँ से वापस निकलने लगा। माँ ने रोका तो उससे कहा, सुबह वहाँ के अखाड़े में पहुँचना ज़रूरी है। शहर के बड़े बड़े पहलवान जोर कराते हैं। मैं नए नए दाव पेच सीख रहा हूँ। वो बातें बनाकर चला आया, मगर अपना झूठ अपने ही दिल पर पत्थर की तरह लगा। उसे ख्याल आया कि शैदा पहलवान से दंगल लड़ने के लिए सिर्फ 5 माह रह गए थे। अगर अब भी उसने सुबह व शाम दूसरे पहलवानों से जोर आजमाई ना की तो नूरा कश्ती लड़ने वाले शैदा से मुंह की खाएगा। शहर में कई पहलवानों ने उसकी दोस्ती की थी। उसने दूसरे दिन तोता पहलवान से ये तय किया कि वो सुबह शाम उसके अखाड़े में आकर जोर किया करेगा। फिर उसने शाजिया को अपने प्रोग्राम से आगाह किया। वो खुश होकर बोली, ये तुमने अच्छा किया, तुम्हें अभी दंगल की तैयारी करना चाहिए। जब तुम शैदा पहलवान को पछाड़ के 50,000 रुपये जीत कर लाओगे तो मैं शहर के बड़े बड़े लोगों को दावत दूंगी, बेहतरीन बावर्ची से खाना पकवाऊंगी। खाना खिलाने के बाद बीना, टीना, महनाज, शहनाज ऐसा मुजरा पेश करेंगी कि सारे शहर में तुम्हारा चर्चा होता रहेगा। लो, ये सिगरेट पी लो। समदू ने चरस का वो सिगरेट सुलझाते हुए कहा, कल से अखाड़े में जाऊंगा तो सिगरेट छोड़ दूंगा। ये ऐसी ही बात थी जैसे मौत कहे कि वो ज़िंदगी का पीछा छोड़ देगी। अगर मुस्तकिल मिजाजी हो तो सिगरेट छूट जाती है, लेकिन चरस का नशा मौत की तरह पीछा करता है। नशा दिमाग को कमज़ोर करता है। दिमाग कमज़ोर हो तो मुस्तकिल मिजाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस रोज़ अखाड़े में उतरा उस रोज़ उसने सिगरेट को मुंह नहीं लगाया, मगर चरस की तलब होने लगी। उस रात उसका सर भारी हो गया, बदन ऐंठने लगा। आंगन में चारपाई बिछाकर खुली हवा में लेटने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को शाजिया ने कहा, यूँ जागते रहे तो सुबह अखाड़े में नहीं जा सकोगे। अपनी जिद छोड़ दो और 2-4 कश लगा लो। वो 10 बजे सो जाने का आदी था और अब आधी रात गुजर चुकी थी। तमाम रात जागने के बाद वो सुबह अखाड़े में ऊँघना नहीं चाहता था। शाजिया ने उसे सिगरेट सुलगा कर दिया। उसने अपने दिल में अहद किया कि 2-4 कश से ज़्यादा नहीं लगाएगा। अहमकाना अहद था। पहला कश लगाते ही बिछड़े हुए नशे में जैसे खोई हुई जन्नत मिल गई। शाजिया अपनी 2 बहनों के मुकाबले में उम्र रसीदा लगती थी। चरस की सिगरेट के 2-4 कश के बाद वो नौखेज़ दोशेज़ा नज़र आती थी। सर की गिरानी और हाथ पाँव की ऐंठें ख़त्म हो रही थी। बैक वक्त कितने फ़ायदे पहुंच रहे थे। वो मस्त होकर पीता रहा और शाजिया को छेड़ता रहा। पता नहीं कितनी देर वो मस्ती में रहा, मगर जब वो बिस्तर पर गिरा तो बेइख्तियार उसकी ज़बान पर नूरी का नाम आ गया। शाजिया झांसे देना खूब जानती थी। वो तड़पता था। नूरी ने जो मुसर्रतें उसे दी थी, शाजिया उन मुसर्रतों से महरूम करके उसे झूठी तसल्लियाँ देकर चली जाती थी। तब दिल से नूरी का नाम एक आह बनकर निकलता था। तब उसे एहसास होता था कि वो अंदर से खाली है या नूरी के बगैर शायद अधूरा है। उसे दुनिया की कोई औरत मुकम्मल नहीं कर सकती। वो रात को देर से सोया था, सुबह देर तक सोता रहा, अखाड़े में ना जा सका।
ये एक दिन की बात नहीं थी। अखाड़े से अक्सर वो गैर हाजिर रहने लगा। वो जवान था, पहाड़ जैसे जिसमें बला की ताकत थी, इसलिए इब्तिदा में चरस के जहरीले असरात को ना समझ सका। नशे की दीमक उसे अंदर से चाट रही थी। फिर 1 माह बाद शाजिया अचानक ही उस पर मेहरबान हो गई। अपने आप को जिस्म जान से उसके हवाले कर दिया। उसे फिर से भूली हुई मुसर्रतों का चस्का लगा दिया। पहले पहल शाजिया उसे अच्छी लगी, फिर रफ्ता रफ्ता अकल आई कि उसका हुस्न और जवानी एक फरेब है। नूरी के मुकाबले में वो बहुत बदसूरत है। वो एक खूबसूरत सरवरक वाली किताब है। उसका सरवरक उलटकर देखने पर मालूम हुआ कि वो एक पुरानी बोसीदा सी किताब है, जिसे समदू जैसे अहमक के सिवा कोई नहीं पढ़ सकता। एक दिन उसने नशे की हालत में शाजिया से कह दिया, तुम तो बहुत उम्र वाली हो। मैं समझता था तुम मेरे लिए जवान हुई हो, मगर तुम्हारी तो जवानी गुजर चुकी है। शाजिया ने पूछा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या मेरी उम्र से? अगर वो कहता कि औरत की नौउम्री से मोहब्बत होती है तो बेलौस मोहब्बत करने वाला ना कहलाता। अगर कहता कि तुम्हारी उम्र से नहीं तुमसे मोहब्बत है तो फिर उसकी शिकायत आप ख़त्म हो जाती। उसने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैंने तो यूं ही कह दिया था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर ताज्जुब होता है कि तुम ऊपर से इतनी जवान लगती हो, उतनी कम उम्र कैसे नज़र आती हो। वो बोली, तुमने नक्शे में देखा है ना कि दुनिया गोल है, मगर गोल नहीं है, ज़रा चपटी है। सारी की सारी दुनिया अंदर से पचकी हुई है। तुम जब तक किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, उसे दूर से देखते रहोगे तो बेहद खूबसूरत नज़र आती रहेगी, और जब उसे हासिल कर लोगे तो रफ्ता रफ्ता तुम्हें उसके ऐब नज़र आने लगेंगे। समदू उसकी बातों से कायल ना हो सका, क्योंकि उसे नूरी याद आ रही थी जिसमें कोई ऐब न था। उसका ज़ाहिर और बातिन एक था, सिर्फ रंग काला था, और अब वही काला रंग दिल को छू रहा था। अजीब बात यह थी कि उस गोरी चिट्टी के सामने वही कलोटी याद आती रहती थी। नूरी बिस्तर पर लेटी हुई अंधेरे में समदू को देख रही थी। ये मोहब्बत बड़े कमाल की चीज़ है। बिछड़ने वाला रोशनी में नज़र नहीं आता, मोहब्बत तारीकी में उसका जलवा दिखाती रहती है। और समदू का चेहरा साफ देख रही थी। सर्द आहें भर रही थी। आह, क्या वो मुझे कभी याद करता होगा? कभी तो कोई ऐसी बात होती होगी जिसके बहाने मेरी याद आती होगी। कमरे में गहरी खामोशी थी। दूसरी राहिबा जो उसके साथ इस कमरे में रहती थी, इस वक्त तारीकी में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कमरे में इसके वजूद का एहसास होता था। रात के 1 बजे राहिबा ने हौले से आवाज़ दी, नूरी, क्या तुम सो रही हो? नूरी। राहिबा जब धीमी सरगोशी में राजदाना अंदाज में उसे पुकारती तो वो तारीकी में खामोश पड़ी रहती। उसे वो रातें याद आ जाती थी जब वो अम्मा के पास सोती थी और समदू खिड़की के बाहर से सरगोशियाना सदाओं का सहर फूंकता था। ये सोचकर अंगड़ाइयाँ आने लगती थी कि उसे चाहने वाला उसे हासिल करने, उसे गोद में उठाकर ले जाने के लिए कैसे जतन कर रहा था। वो लेटे ही लेटे हाथ उठाकर अंगड़ाई लेना चाहती थी, मगर हाथ उठाते ही थम गई। पास वाले बिस्तर पर सरसराहट सुनाई दी। राहिबा वहाँ से उठ रही थी। गहरी खामोशी में उसके लिबास की सरसराहट चुगली खा रही थी। नूरी तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, मगर दिखाई नहीं दे रहा था। ज़रा देर बाद ही बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बाहर कॉरिडोर में भी गहरी तारीकी थी। वो दरवाज़ा फिर कब बंद हुआ पता न चला। वो बाहर चली गई थी। उसने हाथ उठाकर भरपूर अंगड़ाई ली। वहाँ रहबानियत की तालीम दी जाती थी। जज्बात को सर्द रखा जाता था, हवस को कुचलकर ख़त्म कर दिया जाता था। दुनिया के यके बाद दिगर जितने मज़ाहिब आए, सब ही में किसी न किसी तौर नफ्स को खिलाफ फितरत मार डालने का दरस मिलता है। हर मज़हब में राहिब, राहिबा, दासी और ब्रह्मचारी मिलते हैं। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने खिलाफ फितरत किसी भी जज्बे को कुचलने की इजाज़त नहीं दी। जज्बों की तस्कीन के जायज़ और महज़्ज़ब रास्ते हमवार किए। सैलाब के आगे बंद बांधा जाए तो वो बंद को तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ न सके तो वो सैलाब रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से गुजरता है। राहिबा रास्ता बदल कर गई थी। सुबह होने से पहले वापस आ गई। अंधेरी रात में रहबानियत का भरम रह गया। खरगोश की एक आदत होती है, जब वो किसी से डरकर भागता है तो किसी झाड़ी या शगाफ में अपना मुंह छुपा लेता है और समझता है कि वो शिकारी से और सारी दुनिया की नज़रों से छुप गया है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जब तक गुनाह और जराइम उसकी निगाहों से छुपे रहते हैं, उस वक्त तक वो खुशफहमी में मुब्तला रहता है कि उसने अपने माशरे या अपने माहौल से बुराई को ख़त्म कर दिया है। किसी भी नासह और मसलह के पास तारीक रात के तारीक लम्हात का हिसाब नहीं रहता।
बहरहाल कोई सी जगह हो वो थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी ख़राब होती है। नूरी जहाँ थी वो माहौल निस्बतन बेहतर था। वहाँ उसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। वहाँ उसने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहचानना सीख लिया था और अब नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल कर रही थी। उसके लिए वो दूसरी राहिबाओं के साथ अस्पताल जाती थी, प्रैक्टिकल के दौरान मरीजों की खिदमत करती थी। उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उसने देखा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। गोरी और खूबसूरत राहिबाएं मरीजों का टेम्परेचर चेक करती थी, उन्हें दवाएं पिलाती थी और इंजेक्शन भी लगाती थी, लेकिन जब कोई मरीज कै करता या उसके जख्मों से खून और पीप को साफ करना होता तो वो नफासत पसंद हसीनाएं पीछे हट जाती और नूरी को इस काम के लिए आगे बढ़ा देती थी। जचकी के बाद जो बच्चा गलाजत में लथड़ा होता था, उसकी सफाई के लिए उसे नूरी के हवाले किया जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मुश्तिल होती गई। क्या मैं काली हूँ, इसलिए मुझे भैंसों के बाड़े से लेकर इंसानों के बाड़े तक सिर्फ गलाजत उठाने के काबिल समझा गया है? क्या मैं नफासत पसंद नहीं हूँ? एक बार तो मुश्तिल होकर फादर के पास पहुंच गई। फादर ने उसकी शिकायत सुनकर कहा, बेटी, हमारा काम इंसानों के दरमियान गलाजतें दूर करना है। जो राहिबा ऐसे फ़राइज़ से कतरा कर निकल जाती है, उसका मुहासिबा होना चाहिए। तुम फादर बेंजामिन के पास जाकर ऐसी राहिबाओं के नाम पेश करो, हम उनसे जवाबदही करेंगे। रात के खाने के बाद वो राहिब बेंजामिन के पास गई। वो अपने छोटे से कमरे में एक कुर्सी पर बैठा मोटी सी ऐनक लगाए तिबकी एक मोटी सी किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, चेहरा किसी फरियादी जैसा था, जैसे वो अंदर से अपने आप को मार रहा हो और ऊपर से खुद करदा जुल्म के खिलाफ फरियाद कर रहा हो। वो नूरी को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। आओ नूरी, आओ। वहाँ किसी के भी नाम के साथ सिस्टर या ब्रदर का रिश्ता लगाया जाता था। उसे सिस्टर नूरी कहना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ नूरी नाम लेकर रहा था, बहन नहीं कह रहा था। नूरी ने अपनी शिकायत पेश की। उसने सुना, मगर सुनने के दौरान उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर वो मोटी सी किताब छोटी सी मेज़ पर रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली राहिबाओं को कॉल करूँगा। मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए नूरी के बिल्कुल सामने पहुंच गया। अब वो बोलते वक्त काँप रहा था। तुम सफ़ेद लिबास में बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम बुरा ना मानो। तुम बुरा तो नहीं मान रही हो। वो बात ये है कि खूबसूरत लग रही हो, इसलिए खूबसूरत कह रहा हूँ। नूरी उसका मुंह तकने लगी। समदू से बिछड़ने के बाद वो तारीफ के दो बोल सुनने के लिए तरस गई थी। राहे बेंजामिन गोरा और सुर्खी मायल था, सूरत भी अच्छी थी। नूरी ने पूछा, मुझ में ऐसी खूबसूरती क्या है? मैं तो काली हूँ। हुस्न को रंग से नहीं परखा जाता। तुम्हारा नाक नक्शा तो अच्छा है, तुम्हारा जिस्म इतना मुतनासिब और भरपूर है कि मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर क्या होने लगता है। तुम बुरा तो नहीं मान रही हो ना? किसी से बोलोगी तो नहीं ना? वो खुश होकर बोली, किसी से नहीं बोलूँगी, मगर मेरा एक काम करोगे? एक नहीं, 1000 काम करूँगा। बल्कि मैंने सोचा है कि जब तुम ईसाई नहीं हो, राहिबा नहीं हो, तो तुम्हें नर्सिंग कोर्स के लिए दूसरे सेंटर में जाना चाहिए। वहाँ बोर्डिंग में तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम भी हो जाएगा। मैं सिफारिश कर दूँगा तो तुम्हें वहाँ दाखिला ज़रूर मिल जाएगा। नूरी ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम कितने अच्छे, कितने मेहरबान हो, मगर मेरा एक काम करोगे? वो नूरी का लम्स पाकर थरथर काँप रहा था। बोला, बताओ, क्या करूं? मेरे साथ एक बार मेरे पिंड चलो। समदू के सामने एक बार बोल दो कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरे जैसी उसे कोई नहीं मिलेगी। ये समदू कौन है? पहलवान है, मेरी उससे शादी होने वाली है। राहिब ने थूक निगल कर कहा, पहलवान है, मगर मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। हम अपने टाइम टेबल के पाबंद होते हैं। समदू को यहाँ बुलाओ, मैं उसके सामने तुम्हारी खूब तारीफ़ें कर दूंगा। वो एक सर्द आह भरकर बोली, वो नहीं आएगा। एक खूबसूरत बला उसके पीछे पड़ गई है। तो फिर उस हरजाई को भूल जाओ। मैं तुम्हारा हूँ। जब तुम हॉस्टल में चली जाओगी तो मैं तुमसे आकर मिलता रहूँगा। ये कहकर वो अचानक ही लिपट गया। नूरी एक झटके से अलग होकर बोली, बरादर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम बुरा तो नहीं मान रही हो? मैं तुम्हारे लिए। वो बात काटकर बोली, हाँ, अब मैं बुरा मान रही हूँ। क्या तुमने यही मेरी खूबसूरती समझी है? नहीं, तुम नहीं समझे, मैं समझाती हूँ, सुनो। मेरा हुस्न ये है कि सिर्फ अपने मर्द की दीवानी हूँ।
मेरी खूबसूरती का राज ये है कि मैं दूसरों के लिए ला हासिल हूँ। आइंदा मुझे कभी हाथ भी ना लगाना, मैं बहुत महंगी हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। ब्रादर बेंजामिन ने कहा, ठहरो, क्या तुम नहीं चाहती कि यहाँ से निकलकर दूसरे सेंटर में जाओ और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाओ? वो पलटकर बोली, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। हालात ने मुझे समझा दिया है कि इस दुनिया में सब गरज के बंदे होते हैं, कुछ लिए बगैर कुछ देते नहीं। तुम भी वही हो। तुम समझदार हो, तुम्हारी तौका से ज़्यादा समझदार हूँ। तुमसे अपना काम निकालना भी जानती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे दूसरे सेंटर में भेज दो। यहाँ रहूँगी तो सिस्टर रोज़ी को कभी तुम्हारे पास नहीं आने दूँगी। वो एकदम से घबराकर उसे देखने लगा। नूरी ने कहा, सिस्टर रोज़ी समझती है कि मैं गहरी नींद में सोती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं एक बार यहाँ तक उसका पीछा कर चुकी हूँ। उसके घुटने काँप रहे थे। वो धप से कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तो तुम जानती हो? हाँ, मैं तुम लोगों की मजबूरियाँ समझती हूँ, इसलिए हमदर्दी से चुप रही। तुम चाहोगे तो आइंदा भी चुप रहूँगी। क्या मेरी शराफत की कदर करोगे? वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में ऊपर से नीचे सर हिलाने लगा। 1 हफ्ते के अंदर ही वो दूसरे सेंटर में भेज दी गई। वहाँ के हॉस्टल में उसके रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान उसे 100 रुपये माहवार मिलने लगे। उसने राहिबा का लिबास उतार दिया था, फिर वही शलवार कुर्ता पहनने लगी थी। वो बहुत खुश थी, बहुत मुतमईन थी। अपने पाँव से किसी ऊंचे मकाम तक पहुंचकर एक बार समदू के सामने जाना चाहती थी। देखना चाहती थी कि अब भी उसे उसके अंदर कोई खूबसूरती नज़र आती है या नहीं। अपनी जद्दोजहद के दौरान एक सुबह उसने अखबार में पढ़ा, दरमियानी सफ़े पर एक छोटी सी खबर शाये हुई थी कि शहदा पहलवान ने 1 मिनट के अंदर समदू पहलवान जैसे शहज़ोर को पछाड़ दिया है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या नूरी कभी तरक्की कर पाएगी? क्या वो अपने पैरों पर खड़े होकर समदू के सामने जाएगी? और अब इसका क्या होगा? समदू पहलवान तो हार गया, अब आगे क्या होगा? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।